नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किसे गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। तो इन्होंने किसे गृह मंत्री के पद से बर्खास्त किया? तो आंसर है सुएला ब्रेवरमैन। तो इन्हें क्या है, जो गृह मंत्री का पद था उनसे इनको हटा दिया गया, इनके बर्खास्त कर दिया गया। तो विस्तृत जानकारी के लिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को क्या नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली को सुश्री ब्रेवरमैन के स्थान पर नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो नया गृह मंत्री किसे बनाया गया है? जेम्स क्लीवरली को। सुएल ब्रेवरमैन की ओर से हाल में अप्रवासियों, कुछ प्रदर्शनकारियों, बेघर लोगों तथा पुलिस को लेकर दिए गए विवादित बयान ने श्री सुनक के मंत्रिमंडल में विवाद खड़ा कर दिया था। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि उनकी नजर प्रधानमंत्री पद पर है, जिनके लिए वह एक तरह का षड्यंत्र रच रही है। सुश्री ब्रेवरमैन ने पिछले सप्ताह शनिवार को हुए एक विरोध मार्च को संभालने के तरीके पर निशाना साधते हुए एक लेख प्रकाशित करके फिलिस्तीन समर्थकों के साथ निपटने में पुलिस द्वारा दोहरा रवैया अपनाने की बात कही थी। तो ये थी इसकी विस्तृत जानकारी। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में क्यों शामिल हो रहे हैं? तो वहां पर जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में क्यों गए हैं राजनाथ सिंह जी? तो वहां पर गए हैं एडीएमएम प्लस की 10वीं बैठक में भाग लेने के लिए। एडीएमएम प्लस की 10वीं बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से 17 नवंबर तक जकार्ता में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में शामिल होंगे। कौन सी बैठक में? 10वीं प्लस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया की, कब से कब तक? 16 नवंबर से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता में आसियान देशों की रक्षा मंत्री की 10वीं बैठक प्लस में शामिल हो गए। आसियान रक्षा मंत्री की बैठक से हटकर श्री सिंह भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन सत्रों के दौरान वे रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। एडीएमएम आसियान देशों के हित में सर्वोच्च रक्षा परामर्श और सहकारी तंत्र है। वर्ष 2017 से एडीएमएम प्लस मंत्री आसियान और प्लस देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक कर रही हैं। इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इस बैठक की? इंडोनेशिया, क्योंकि वह एडीएमएम प्लस का क्या है? अध्यक्ष है। तो एडीएमएम प्लस का अध्यक्ष कौन है? इंडोनेशिया है। तो यही जो बैठक हो रही है इंडोनेशिया की अंदर ही हो रही है और इंडोनेशिया इसकी मेजबानी कर रहा है। सिलक्यारा से डंडाल गांव तक सुरंग ढहने की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये हुई है 12 नवंबर 2023 को। 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें लगभग 36 से 40 मजदूर फंस गए। यह घटना चार धाम आल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में हुई है, जिसका उद्देश्य उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये बन रही है सुरंग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना था। पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीम में मौके पर मौजूद है और फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास फिलहाल जारी है। अब तक सभी 40 श्रमिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। उन्हें ऑक्सीजन, पानी, पर्याप्त खाना पहुंचाया जा रहा है। बचाव की नई योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के भीतर ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए 900 मिलीमीटर व्यास का ह्यूम पाइप डाला जा रहा है।
प्रशासन लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। इस बीच निर्माण सुरंग में हुए भूस्खलन के कारणों की जांच के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंध केंद्र की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति गठित की गई है। तो क्या सदस्यों की समिति गठित की गई है? 6 सदस्यों की। जो ये घटना हुई है इसके अंदर जो समिति गठित की गई है उसमें कितने सदस्य शामिल किए गए हैं? 6 सदस्य है। तो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का आयोजित होने वाला हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद कब है? तो ये है 15 से 17 नवंबर 2023 तक। कब है ये? 15 से 17 नवंबर 2023। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 15 से 17 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 15 नवंबर 2023 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, तो उपराष्ट्रपति कौन हमारे? श्री जगदीप धनखड़ का मुख्य भाषण और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष संबोधनों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जो इस मेगा सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्शों को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गई है। IPRD गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के अनुसरण में है। यह कॉन्क्लेव भारतीय नौसेना द्वारा 29 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान गोवा में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। CR प्रवीण नायर ने किसके फ्लीट कमांडर का कार्यभार ग्रहण किया है? तो शोरडार्म का। भारतीय नौसेना की शोरडार्म पश्चिमी बेड़े में 10 नवंबर 2023 को चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चेंज ऑफ गार्ड जो कार्यक्रम है वो कब आयोजित किया गया? 10 नवंबर 2023 को। रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर NM ने मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एक और औपचारिक नौसैनिक परेड के दौरान रियर एडमिरल विनीत मक्कार्टे से पश्चिम बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला। रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर को 1 जुलाई 1991 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। इनको कब नियुक्त किया गया था भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 1991 को। वे गोवा की नौसैन्य अकादमी और वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तथा अमेरिका के न्यू पोर्ट में US नेवल वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफिसर के रूप में नौसेना के मुख्यालय में नौसेना कार्मिक नीति एवं योजना के सहायक प्रमुख की नियुक्ति पर कार्य किया। तो जो मेन क्वेश्चन बना है कि भाई 10 नवंबर 2023 को चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। कब किया गया? 10 नवंबर 2023 को। तो उनका जो रियर एडमिरल मकार्टी से पदभार संभाला गया है वो है रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर को। और ये कहां पर नियुक्त किए गए थे? पहले 1 जुलाई 1991 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किए गए थे। आगे है मार्गन स्टैनली ने भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितनी विकास दर का अनुमान लगाया है? ये लगाया है अनुमान 6.5%। मार्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं। मार्गन स्टैनली रिसर्च ने पूर्वानुमान लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए लगभग 6.5% की दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो मजबूत घरेलू बुनियादी बातों से प्रेरित है। वित्तीय संस्थान वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की वृद्धि का समर्थन करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में मजबूत घरेलू मांग, कारपोरेट और वित्तीय क्षेत्रों में लचीलापन और प्रगतिशील नीतिगत सुधारों का हवाला देते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कहा विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में स्वर्ण पदक जीते। तो कहां पर जीते? तो आंसर है कोलंबिया। तो कहां पर जीते? कोलंबिया के अंदर। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। कितने स्वर्ण पदक जीते? 5। तो कहां पर जीते? कोलंबिया के अंदर। कौन से कार्यक्रम में? 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते।
वह वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति अंगरक्षक में तैनात है। तो कहाँ वर्तमान में कहाँ पर तैनात है? राष्ट्रपति भवन में अंगरक्षक में तैनात। उनकी 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में हुई जीत उन्हें वर्ष 2023 में आयोजित इन खेलों में से शानदार उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र एथलीट बनाती है। वे 1978 में शुरू हुए इन खेलों के कुछ चुनिंदा एथलीटों में शामिल हो गए हैं। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य के लोग अक्सर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। ये खेल चिकित्सा समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक खेल आयोजन के रूप में विकसित हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुआलालंपुर में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए कप्तान बना है? उत्तम सिंह। विस्तृत जानकारी देखते हैं। मलेशिया में, कहां पर? मलेशिया में 5 से 16 सितंबर तक होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में उत्तम सिंह को भारत का कप्तान बनाया गया। इस 5 से 16 दिसंबर तक होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में उत्तम सिंह को भारत का कप्तान बनाया। इस टूर्नामेंट में मौजूदा एशियाई चैंपियन भारत को पूल सी कनाडा, दक्षिण कोरिया और स्पेन के साथ रखा गया है। भारत को 5 दिसंबर को कोरिया से पहला मैच खेलना है। भारतीय टीम 7 दिसंबर को स्पेन से और 9 दिसंबर को कनाडा से खेलेगी। भारत पिछली बार टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहा था। तो पिछली बार कौन स्थान पर था इंडिया? भारत चौथे स्थान पर। पूल ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली और मलेशिया है, जबकि पूल बी में मिस्र, फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की टीमें शामिल है। पूल डी में बेल्जियम, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान शामिल है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यूज ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार कब जीता? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार नवंबर 2023 में जीता। विस्तृत जानकारी देखते हैं। ICC ने अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। पुरुषों में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं महिलाओं में वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यूज, महिलाओं में किसने? वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यूज ने यह अवार्ड जीता है। विश्व कप 2023 में शानदार खेल दिखाने वाले रचिन ने जसप्रीत बुमराह और क्विंटन डिकॉक को पछाड़कर यह पुरस्कार हासिल किया। महिलाओं में यह पुरस्कार जीतने वाली 25 वर्षीय हिली मैथ्यूज खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के ऑस्ट्रेलिया दौरे के T20 सीरीज के दौरान 99, 132 और 79 के स्कोर बनाए। वह प्लेयर ऑफ दिस सीरीज भी बनी है। किस दिन आचार्य जीवितराम भगवान दास की जयंती मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 11 नवंबर को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आचार्य जीवितराम भगवान दास JP कृपलानी को उनकी जयंती 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद सिंध में श्रद्धांजलि अर्पित की है। वे 1917 में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए तथा असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी रहे। स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वे किसान मजदूर प्रजा पार्टी KMPP के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारत चीन युद्ध 1962 के तुरंत बाद 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कृपलानी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट 1970 सहित कई पुस्तकों के लेखक थे। उनकी आत्मकथा माई टाइम्स, उनकी आत्मकथा कौन सी है बुक? माई टाइम्स वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी उनकी आत्मकथा माई टाइम्स? 2004 के अंदर। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस WDD प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? 14 नवंबर को। जो चार्ल्स बेस्ट के साथ वर्ष 1922 में इंसुलिन के सह खोजकर्ता सर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन को चिन्हित करता है। देखिए उस दिन क्या था? सर फ्रेडरिक बेटिंग का जन्मदिन था। उस दिन को ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। WDD की शुरुआत वर्ष 1991 में मधुमेह के बढ़ते स्वास्थ्य खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ IDF और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संकल्प को अपनाने के माध्यम से WDD को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। वर्ष 2007 में अपनाया गया। इसका जो लोगो है नीला घेरा इंगित करता है जो मधुमेह के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। जो ये नीला जो घेरा ही दिखाया गया है इंगित करता है जो मधुमेह के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। 2021-23 के लिए इसकी थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। जो 2021-23 की जो थीम बताई गई है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है? ये सभी जानते हैं, 14 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता था और वह बच्चों के प्रति अपने स्नेह, उनकी देखभाल तथा शिक्षा और अधिकारों का समर्थन करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके निधन के बाद भारत में उनके जन्मदिन को बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाने के लिए सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। वर्ल्ड जो दयालुता दिवस है यानी कि काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। विस्तृत जानकारी देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1997 के टोक्यो सम्मेलन में दुनिया भर के दयालु संगठनों द्वारा की गई थी। साल 2019 में इस संगठन को स्विस कानून के तहत एक आधिकारिक NGO के रूप में पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट में 28 से अधिक राष्ट्र शामिल है जिनका किसी भी धर्म या राजनीतिक मूवमेंट से संबंध नहीं है। तो मेन बात है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। सुब्रत राय का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 14 नवंबर को। विस्तृत जानकारी देखते हैं कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। सुब्रत रॉय सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने साल 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। तो सहारा इंडिया परिवार की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। सहारा स्थापना करने के बाद सुब्रत रॉय ने काफी तेजी से तरक्की की। उनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार में हुआ। तो सुब्रत रॉय का जन्म कब हुआ? 10 जून 1948 को। कहां पर हुआ? बिहार के अंदर हुआ। वे एक समय में भारत के प्रमुख कारोबारियों में से एक थे। रॉय मीडिया से लेकर रियल एस्टेट आदि के कारोबार में शामिल थे। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के साथ लड़ाई चल रही है। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया और साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और रॉय पर जनता से पैसा जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको आपने याद करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं करंट अफेयर की, उसका नोटिफिकेशन आप तक साथ के साथ में पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।